नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। सबसे पहले बात आग के तांडव की, जो बूंदी के इंदरगढ़ में देखने को मिला। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे बीच सड़क पर एक ट्रक जल रहा है। बता दें कि कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर इंद्रगढ़ बाईपास पर वेल्डिंग की एक दुकान पर खड़े एक ट्रक में वेल्डिंग करवाते समय आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। और जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंचती, ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि पूरे हादसे में किसी की जनहानि नहीं हुई। बूंदी की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये ट्रक वेल्डिंग करवाने के लिए आया था, लेकिन वेल्डिंग से ही इस ट्रक ने आग पकड़ ली। और जब तक फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती, उससे पहले पूरा ट्रक आग की लपटों में घिर चुका था। और यह खबर सीकर से है, जहां एक खौफनाक हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जब एक बस और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। इस घटना में कार को टक्कर मारने के बाद बस का बैलेंस बिगड़ गया और सड़क पर कई और वाहनों को भी टक्कर मारता आगे चला गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर अफरा तफरी बन गई। ये बस है जिसने पहले गाड़ी को टक्कर मारी, गाड़ी को बचाने के चक्कर में इसने दूसरी गाड़ियों में भी जाके भिड़ गई। और अब आपको दिखाते हैं जोधपुर में नाइट कर्फ्यू के दौरान क्या किया जा रहा है। तस्वीरों को देखिए और इस आवाज को सुनिए। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और दिल को कंपा देने वाली आवाज। काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार ये युवक जानलेवा स्टंट कर रहा है। इस चौराहे के चारों ओर स्कॉर्पियो को तेजी से घुमा रहा है, पूरे चौराहे का चक्कर लगा रहा है और रॉन्ग साइड की तरफ भी जा रहा है। नाकेबंदी के लिए बैरिकेड्स भी लगे हुए हैं, लेकिन बेकाबू स्कॉर्पियो वाले को रोकने वाला कोई नहीं। काफी देर तक स्कॉर्पियो सवार ऐसे ही खतरनाक स्टंट करता रहा। गनीमत यह रही कि स्टंट के दौरान इस सड़क पर कोई वाहन नजर नहीं आया। बेईमानों के खिलाफ एसीबी एक्शन। अजमेर में रूपनगढ़ थाने में कार्रवाई की गई। घूसखोर एएसआई घासीराम चौधरी को ट्रैप किया गया। 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को पकड़ा गया। सब इंस्पेक्टर सियाराम बिश्नोई फरार हो चुका है, उसकी तलाश जारी है। उसमें राम प्रसाद गोदारा जो है मुलजिम है। और उस केस की फाइल है जो इनके पास अनुसंधानाधीन है, जिसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उस केस में राम प्रसाद को गिरफ्तार करना है। मामला क्या है सर? वो मामला 308 आईपीसी का है। तो अपने दारू के ठेके पे मारपीट का मामला है, जिसमें ये आरोपी राम प्रसाद गोदारा, तो उसको गिरफ्तार कर किया जाना है। 14 महीने पुराना मामला है और उसमें अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो उसको गिरफ्तार करके तुरंत उसी दिन न्यायालय में पेश करके और उसकी जमानत कराने की एवज में 50,000 रुपये रिश्वत की डिमांड करी थी, जिसका ब्यूरो द्वारा सत्यापन करवाया गया था दिनांक 28/12/2020 को। और आज जो है रंगे हाथों 40,000 रुपये लेते हुए कहाँ इनको ट्रैप किया गया है। ये सुरसरा जो है बाईपास, सुरसरा बाईपास रोड। और नए साल की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर एसीबी की कार्रवाई सामने आई है। कोटा एसीबी ने एक दिन में एसएचओ समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 3 अलग अलग मामलों में 4 पुलिसकर्मियों, 1 रिटायर्ड एएसआई, 1 बैंक संविदा कर्मी, 1 वकील और दलाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 3 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं।
एसबीआई केशोराय पाटन 3 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। एसबीआई केशोराय पाटन में एक संविदा कर्मी है अमित कुमार मीणा। इन्होंने परिवादी को केसीसी लोन दिलाने के एवज में 40,000 रुपए की मांग की थी और जिसमें मांग का सत्यापन हो गया, किंतु इसमें ट्रैप नहीं किया जा सका। दूसरी जो कार्रवाई हुई है वो विज्ञान नगर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें एएसआई हजारीलाल, राम प्रताप सिंह हेड कांस्टेबल और बाबूलाल वकील जो इस मामले में दलाल थे, इनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ है, जिन्होंने परिवादी के खिलाफ दर्ज प्रकरण में एफआईआर लगवाने के एवज में इनसे 1.5 लाख रुपए की डिमांड की थी। इसमें सत्यापन होने के पश्चात कार्रवाई नहीं हो सकी। और तीसरी कार्रवाई जो है वो थाना अंता की है, जिसमें 12 जिले में, जिसमें एसएचओ उमेश मेनारिया, कांस्टेबल रवि, दलाल भगवान दादीश और निलंबित एएसआई ब्रज बिहारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें परिवादी की भूमि पर कब्जा छुड़वाने के एवज में डिमांड की गई थी। डिमांड का सत्यापन कर लिया गया था। कोटा पुलिस ने कोटा में हो रही लगातार चाकूबाजी की वारदातों के बाद बड़ी सफलता हासिल की। कोटा पुलिस ने अजमेर पुलिस के सहयोग से पुष्कर में खुलेआम बेचे जा रहे धारदार हथियारों पर शिकंजा कसते हुए भारी मात्रा में धारदार चाकू सहित अन्य हथियार बरामद कर 6 दुकानदारों को सलाखों तक पहुंचाने में कामयाब रही। कोटा पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। और इस पूरे ऑपरेशन पर हमारे संवाददाता शाकिर अली ने बात की कोटा के पुलिस उप अधीक्षक भगवत सिंह हिंगड़ से। में बीते दिनों से हो रही लगातार चाकूबाजी की घटनाओं के बाद से कोटा पुलिस ने एक विशेष ऑपरेशन चलाया और उसके बाद कोटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर, ये बहुत टाइम से तलाश थी, इस तरह से चाकू तो बरामद हो रहे थे, लेकिन बड़ी मात्रा में ये चाकू कहाँ से आ रहे हैं, खेप कहाँ से आ रही है, इसकी पुलिस को तलाश थी। कैसे कामयाबी मिली, किस तरह से रणनीति तय की गई? एक्चुअल में पिछले कुछ दिनों से ये बात आ रही थी कि चाकू या तो ऑनलाइन मंगाए जा रहे थे या फिर पुष्कर से आने की बात बदमाश बता रहे थे। अभी 2 दिन पहले ट्रक चालकों को लूटने की योजना बनाते हुए 5 बदमाश कुनाड़ी थाना इलाके में पकड़े थे। उनमें वो सभी क्रिमिनल्स थे और उनके पास 6 बिल्कुल नए चाकू उनके पास मिले थे। तो उनसे ये पूछा था कि चाकू कहाँ से लेकर आए, तो उन्होंने बताया कि हम पुष्कर के अंदर लाएं और वहाँ पे जो है बिल्कुल खुले आम जो ये सजावटी सामान बेचते हैं, तलवार वगैरह, ढाल और वो चाकू, तो वो बेचते हैं। इस पर फिर पुलिस अधीक्षक महोदय ने वहाँ अजमेर में सीनियर ऑफिसर से बात की और यहाँ से भी फिर टीम भिजवाई थी और संयुक्त रूप से वहाँ जो है ये अजमेर और कोटा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कल वहाँ पे 6 व्यापारी जो इस तरह के, उनके पास सैकड़ों की मात्रा में धारदार हथियार और जो है चाकू, कुकरी, पंच, तलवारें और काफ़ी सारा सामान उनके पास जब्त हुआ था। और इससे जो है काफ़ी, अब वो सब दुकानें अभी बंद हो गई है और उससे अब यहाँ पे जो चाकूबाजी की घटनाएं हैं हो रही थी उसको रोकने में मदद मिलेगी। सर, कोटा में पिछले साल की बात करें या अब तक की बात करें तो कितनी चाकूबाजी की घटनाएं हुई है, क्योंकि कई सारी हत्याएं भी चाकूबाजी के चलते देखने को मिली थी? ये सही है कि पिछले साल कुल मिला के और 108 घटनाएं चाकूबाजी की हुई थी साल भर में कोटा में, और कुछ उसमें किसकी मृत्यु भी हुई थी कुछ लोगों की। और अब 2 तरह से अभियान चल रहा है अभी कि एक तो सिवीज के अंदर काफ़ी सारा पुलिस फोर्स निकलता है और जो नवयुवक हैं इसमें ज़्यादातर कई बच्चे नाबालिग भी इसमें पकड़ में आए हैं और दूसरे भी, तो जो कम उम्र के लड़के हैं उनकी सघन तलाशी पूरी कॉलोनी के अंदर, पूरे बस्ती के अंदर इस तरह की तलाशी ले रहे हैं। उसमें अभी कुनाड़ी इलाके में भी उसमें 3 चाकू मिले थे और मकबरा इलाके में भी इस तरह जो है वो अचानक तलाशी करने से वो इस तरह चाकू मिले थे। शाकिर। और अब बात राजस्थान में मौसम के ट्रिपल अटैक की। कोहरे और ठंड की वजह से लोग ऐसे ही हलकान थे, अब रही सही कसर ओलावृष्टि ने पूरी कर दी। किसानों की फसल बर्बाद कर इधर मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों के लिए 7 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश से किसान परेशान, ओलों से फसल को नुकसान, सर्दी सता रही है, कोहरा कहर बरपा रहा है, मौसम का ट्रिपल अटैक। जी हां,
मरुधरा में मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। एक सप्ताह की राहत के बाद प्रदेश में फिर से मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में हुई हल्की बारिश से मध्यम बारिश और हल्की ओलावृष्टि के चलते लोगों को फिर से सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के लिए 7 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, टोंक, दौसा में भी येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर के लिए येलो अलर्ट जारी है। अनुमान ये है कि इन इलाकों में हल्की बारिश के साथ ही घना कोहरा रहेगा और शीतलहर चलेगी, जिसके चलते तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। येलो अलर्ट का असर अभी से दिखने लगा है। चाहे उदयपुर हो या फिर दौसा या फिर भरतपुर हो, मौसम में बदलाव का असर दिखने लगा है। यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड बढ़ती जा रही है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। नागौर और कोटा के कई इलाकों में ओलों की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा नुकसान सरसों और धनिया की फसल पर पड़ा है। नुकसान हो गया है और गड़ों की वजह से बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। जमीन के ऊपर ही कर्जा कर रखा है, फसलों के ऊपर ही कर्जा को भी कहीं से देंगे, कहीं से नहीं देंगे। थोड़ा लाख 1.5 लाख खर्च होते, डाल ले 1.5 लाख 2 लाख खर्च हमारा मुखिया घर पाव मुठी में न जाओ गाँव में तो मंडी के माया न जा सके। 2:30 पर ओलावृष्टि हुई, लगभग 10 मिनट तक ओलावृष्टि चली और भयंकर पानी व आंधी थी, जिसमें हमारी जो सरसों की फसल बोई थी ये टूटकर नष्ट हो चुकी है। और आज हम ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि जो सोयाबीन पहले करीब में हमने सोयाबीन बोई थी वो भी कुछ नहीं निकली। इधर कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा हो या फिर बूंदी, जोधपुर हो या फिर श्री गंगानगर या फिर जैसलमेर, हर शहर कोहरे की आगोश में है। कोहरे की वजह से गाड़ियों के आवागमन में काफी समस्या देखी गई है। यानी सूबे में मौसम का ट्रिपल अटैक साफ साफ देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद तापमान और गिरने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मरुधरा में ऐसी कई जगह है जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं भीलवाड़ा में हजारों लीटर पानी रोज यूं ही बर्बाद होता है और जलदाय विभाग आंखें मूंदे बैठा है। लेकिन कुछ लोग इस पानी का सदुपयोग भी कर रहे हैं। पानी पानी हुई सड़क, फटा पाइप, निकला पानी। हजारों लीटर पानी बर्बाद। बीच सड़क कार वॉशिंग। पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भीलवाड़ा के पटेल नगर मीरा सर्कल के पास की है। ये कोई फव्वारा या कार वॉशिंग सेंटर नहीं, बल्कि पीने के पानी की पाइपलाइन फटी है। 2000 करोड़ की लागत से बनी पाइपलाइन से हर दिन ऐसे ही हजारों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है और जलदाय विभाग घोड़े बेचकर सो रहा है। पटेल नगर के अंदर, पटेल नगर मीरा सर्कल के पास में ये काफ़ी दिन से पानी बह रहा है। इसके बावजूद अफसर को अवगत कराने के बाद, वाटर वर्क्स वालों को अवगत कराने के बावजूद भी वो यहाँ पे देखने के लिए नहीं आए और कॉलोनियों के अंदर पानी की समस्या हो रही है और यहाँ पे पानी व्यर्थ बह रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है और वाटर वर्क्स वाले इधर आके भी नहीं देख रहे और बीचों बीच रोड के बीच में ये चंबल की पाइपलाइन निकल रही है। इसका पूरा वाल बीचों बीच रोड के बीच में उखाड़ खड़ा कर रखा है, जिससे आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं। मरुधरा में पेयजल हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। आज भी शहर के शहर बूंद बूंद पानी को तरसते हैं और यहाँ हर दिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। हालांकि पानी की बर्बादी कुछ लोगों के लिए मौज की आजादी जरूर बन गई। पाइपलाइन फटी तो कार धुल गई। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर तरफ से कार ऐसे धुली मानो वॉशिंग सेंटर से निकली हो। पानी बहता रहा और एक एक कर कई गाड़ियां धुलती रही और जलदाय विभाग सोता रहा। ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या ये तस्वीरें मरुधरा वासियों के साथ विभाग की मक्कारी का सबूत नहीं तो और क्या है। प्रेम तिवाड़ी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भीलवाड़ा।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के जरिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में उपद्रवियों पर सरकारी प्राधिकरणों द्वारा तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए याचिका दायर की है। दोनों राज्यों में इन्होंने जरूरी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्स और सर्विसेज आउटलेट्स पर तोड़फोड़ की है। कंपनी ने कहा है कि मौजूदा किसान आंदोलन की आड़ में व्यापारिक प्रतिद्वंदी अपनी चाल चलने में लगे हैं। कंपनी ने नए कृषि कानूनों को लेकर स्पष्टीकरण भी जारी किया है। रिलायंस ने नए कृषि कानूनों के नाम पर किए गए दावों को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। साथ ही कंपनी ने यह भी बताया कि वो किसानों की बेहतरी के लिए अपने स्तर पर क्या कदम उठा रही है। रिलायंस का बड़ा बयान है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई इरादा भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन नहीं ली गई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग की भविष्य में कोई योजना भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदी गई और हम कभी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे भी नहीं। किसानों से सीधा अनाज नहीं खरीदते हैं, किसानों से सप्लायर एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। रिलायंस के बिजनेस को प्रभावित करने का इरादा है, रिलायंस की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाने का इरादा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से रिलायंस की अपील है कि रिलायंस के कर्मचारियों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा सुनिश्चित करे। कोई लंबी अवधि का खरीद करार नहीं किया गया, किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिलायंस ने तथ्य रखे हैं। तीनों कानूनों से रिलायंस का कोई भी लेना देना नहीं है। किसान कानून लाया है, उसमें से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो विषय ऐसा है कि इसके द्वारा किसानों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, कोई भी किसानों की जमीन हड़प ना ले। और देखिए, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना कोई कंपल्सरी बात नहीं है, लेकिन कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट किसानों के हक में हो। और ये बात काफी नेचुरल है कि किसानों की जमीन हड़प हो ही नहीं सकती है और हड़प होंगी भी नहीं। जहां तक पंजाब के किसानों का सवाल है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जिनके द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है। और अगर रिलायंस ने कहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आने ही नहीं वाले हैं, ना ही हम उस बिजनेस में है, तो उनको टारगेट करना गलत बात है। और भले रिलायंस के टावर्स हो, अल्टीमेटली 70% जो बोरोइंग होता है ये पब्लिक बैंक के द्वारा होता है, पब्लिक के पैसा होता है। इसलिए इस प्रकार की पब्लिक प्रॉपर्टी को चोट लाना ये कतई समर्थनीय नहीं है। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो, BYJUS यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर दें। ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं कुछ और कमाल के बच्चों से। हैदराबाद में रहने वाला 9 साल का शंकर दुनिया की सबसे कठिन पजल कुछ सेकंड्स में सुलझा देता है, वो भी उल्टा लटक कर। ये पहली मास्टर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, तीसरा भी बना लेता मगर कम उम्र की वजह से उसे रोक दिया गया। 9 साल के शंकर की उंगलियां मशीन की तरह चल रही हैं। 30 सेकंड में 3D पजल सॉल्व। रैम्बो की तरह उल्टा लटककर वो रूबिक क्यूब को जिस रफ्तार से सॉल्व करता है, उसे देखकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीमें दंग रह गईं। I just watched YouTube and I learned. This Pyramid's world record is 0.91 seconds. उल्टा लटककर ही नहीं, रोलर स्केट्स पर चलते हुए भी शंकर रूबिक क्यूब को कुछ ही पलों में सॉल्व कर देता है।
It all started like when he was age of 3. He has shown a lot of interest towards building blocks and all that. Got a lot of interest towards electronics and all that. So probably, and he's also learning some coding from one online this thing. शंकर पानी के भीतर भी रूबिक क्यूब सॉल्व कर नया रिकॉर्ड बनाना चाहता था, लेकिन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उसे 16 साल की उम्र होने तक इंतजार करने को कहा। This robot, this is a robot, right? Yes, this is a robot. How does it work? How does it work? It works through codes. I want to just modify this into vacuum cleaner. How much time would it take to modify it? 5 days. Really? 5 days, 6 days. जिस उम्र में बच्चे कार्टून देखते हैं, 9 साल का शंकर साइंस और इंजीनियरिंग के वीडियोस देखता है। यजुर्वेद के रुद्रम का पाठ करता है और पिता से वायलिन बजाना सीखता है। शंकर का ख्वाब है आईआईटी में दाखिला ले और एप्लीकेशन डेवलपर बने। लगन और जुनून वाला 9 साल का शंकर कहता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे न जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं।